हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें हम सभी ओटी देखेंगे और सभी हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। तो किसके बारे में बात करेंगे? मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर की वीडियो बना दी, अब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी कि आव्यूह की। ठीक, तो आव्यूह आपने पढ़ा भी होगा, आव्यूह कैसा होता है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको भाई। आव्यूह में मान लीजिए यहाँ पे ए आई जे ये अंदर के एलिमेंट होते हैं, ये दो ब्रैकेट लगाए जाते हैं जो कि अपने मैट्रिक्स को बताते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ये एम इंटू एन आपने देखा है, ये आपकी ऑर्डर यानी कि कोटी होती है। ये क्या होती है? कोटी, या हम इसको कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये एम यहाँ पे रो को दिखाता है, ठीक, और एन यहाँ पर ये कॉलम को दिखाता है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं सभी। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है इसकी ऑर्डर क्या है। ये जो एक ऑर्डर बतानी इस मैट्रिक्स की, ऑर्डर मतलब कोटि क्या है। तो कोटि क्या होगी भाई? पहले पंक्तियों की संख्या देखते हैं, यानी रो की नंबर देखते हैं। तो इसमें एक और दो, ठीक है। तो दो तो इसमें रो हैं। तो देखिए इस ऑप्शन में दो कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले यहाँ पे देखिए दो रो हैं, मतलब दो पंक्ति हैं। और कॉलम कितने देखिए इसमें? तीन, तो तीन ये कॉलम होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का। तो सेकंड में क्या कहा? देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में है सभी क्वेश्चन। तो इंग्लिश में भी हम थोड़ा बहुत देखते जाएंगे साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है। मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है यानी तत्समक आव्यूह, जिसमें एक होता है वन, फिर ज़ीरो और वन, इस तरह से एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तत्समक आव्यूह जो होता है ना, ये आव्यूह होता है कैसा होता है? जिसके सभी अवयव शून्य हो। बताओ क्या सारे एलिमेंट आर जीरो होते हैं क्या? सभी अवयव शून्य, तो इसमें सभी अवयव तो शून्य नहीं होते, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। विकर्ण में स्थित सभी अवयव शून्य हो। बताओ क्या विकर्ण यानी डायगोनल, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, ठीक है। तो क्या डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं क्या? देखिए डायगोनल पे यहाँ पे देखिए, तो डायगोनल पे जीरो तो नहीं होते सभी, ठीक है ना। तो डायगोनल पूरे थोड़ी डायगोनल के हो जाएंगे, ऐसे में डायगोनल तो चलो होता है, लेकिन ये डायगोनल तो जीरो नहीं है। इसके अलावा थर्ड देखिए, विकर्ण के सभी अवयव एक हों। देखो ये सही है, विकर्ण के सभी अवयव क्या हों? एक। एक मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ये डायगोनल है, ये विकर्ण मतलब डायगोनल। तो डायगोनल के जो ऑल एलिमेंट हैं, यानी कि ये ऑल एलिमेंट ये क्या हो? वन हो, ठीक है। क्या हो? वन, यानी यूनिट हो। आप यूनिट भी कह सकते हैं वन को, ठीक। तो यूनिट हो, सारे एलिमेंट कैसे हो? यूनिट हो। एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर क्या हो? ज़ीरो। मतलब जो शेष अवयव हैं सभी अवयव वो क्या हो? ज़ीरो, ठीक है। विकर्ण के अवयव छोड़ के, डायगोनल छोड़ के बाकी सब क्या हो? ज़ीरो हो। तो ये इसका आंसर है, ठीक। तो थर्ड वाला आंसर इसका हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो आव्यूह समान होते हैं। अब यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? दो आव्यूह समान होंगे। कब होंगे समान? तो भाई ये समान होते हैं, यानी देखिए ऐसे दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? सबसे पहली चीज़ इनका ऑर्डर, यानी कि एम इंटू एन अगर यहाँ है तो यहाँ भी एम इंटू एन होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑर्डर सेम हो सबसे पहले, तो ऑर्डर सेम। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर सबसे पहले सेम हो और अंदर के एलिमेंट भी सभी क्या होना चाहिए? संगत अवयव भी समान होना ही चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। फॉलो कि अगर इक्वल आप यू करना है या मैट्रिक्स सेम करनी है, इक्वल करनी, तो उसके लिए ऑर्डर सेम हो, यानी रो एंड कॉलम के नंबर दोनों में समान हो, साथ ही इनके अंदर के अवयव भी समान हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सही आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देखिए क्या लिखा है, उनकी कोटि समान यानी कि ऑर्डर समान हो, इक्वल हो, संगत अवयव भी समान हो, यानी कि करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। ये एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो? सेम, ठीक। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और साथ में ये ऑर्डर भी इसका क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है, तो फोर्थ वाले का आंसर इसमें सही है। अब हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट अपना क्या है यहाँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखें हम, तो थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, जूम इन। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है फिफ्थ वाले क्वेश्चन है, फोर्थ वाले में, ठीक है। तो दो आव्यूह तुलनीय कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, तुलनीय आव्यूह यानी कंपरेबल। कौन सा मैट्रिक्स पूछा है यहाँ पे आपसे? कंपरेबल पूछा है, ठीक है। कौन सा पूछा है? कंपरेबल। तो इसमें कंपरेबल मैट्रिक्स आपको बताना है, ठीक है। तो कंपरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर तभी कर पाएंगे
जब क्या हो भाई, ऑर्डर सेम हो, यानी कि m इंटू एन इसमें हो तो m इंटू एन इसमें भी हो। तो जब ऑर्डर सेम है तो हम उसको कंपेरेबल यानी कि तुलनीय आप भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान, तो इसका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, केवल समान होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, रो एंड कॉलम के नंबर क्या हो, सेम। ठीक, तब जब हम इसको क्या कहेंगे, तुलनीय या कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था, इसमें दो चीज़ें होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम यानी कोटि भी समान, और एलिमेंट भी इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तुलनीय में केवल ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी रो एंड कॉलम का नंबर ही सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 5 वाला क्वेश्चन। तो देखिए 5 जो क्वेश्चन है अपना 5th वाला, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, देखो जरा। इसमें कहा है कि भाई आव्यूह जो है आपका, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी कि जो रो की नंबर है, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या रो की नंबर जो है वो स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्या से क्या हो, अधिक हो। तो सोचिए जब ऐसी रो ज़्यादा हो जाएंगी तो एक तरह से देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ये ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब ऊपर बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं भाई ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी कि ये हो जाता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकली हो जाता है ये, तो वर्टिकली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जब भी रो ज़्यादा होंगी तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह बनेगा, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगा। और अगर कॉलम ज़्यादा होंगे इस तरह से तो फिर ये क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए जरा। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, एक वर्ग आव्यूह है। देखिए ये एक मैट्रिक्स को दिखा रहा है ये, इसमें एम इंटू एन मतलब ऑर्डर है इसकी, कोटि है। और एक ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वर्ग आव्यूह का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसमें m इंटू एन इक्वल हो जाए। ठीक है ना, m और n बराबर हो, यानी कि रो एंड कॉलम की नंबर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 वाले का थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक, ये इसका आंसर हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि x और y एक प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म में समान है। मतलब ये जो दो मैट्रिक्स दिए हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए, ऐसा इसमें कहा इक्वल है दोनों मैट्रिक्स। तो भाई ऐसा करो, जब दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हमें बताना है तो ऐसा करो, अगर ये इक्वल हैं तो इनके कंपेयर यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या संगत जो अभी हमें बराबर बराबर कर सकते हैं आप। यानी कि 3x+7 के सामने इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू बनाओ तो ये प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3 हो जाएगी। तो देखिए -7/3 कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, मतलब इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू जो है मिल ही नहीं पा रही है, 7 नंबर की वैल्यू यहाँ पे आंसर में मिल नहीं रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसका पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखिए अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में भी हो सकता है पूछ लें आप, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है वो आप समझिए। तो भाई यहाँ पे देखिए ऊपर से लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी इसी टाइप से लिखा है, थोड़ा आप समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आपको आ ही जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये आपके पास 5 मैट्रिक्स दिए हैं। ठीक है, तो ये 5 मैट्रिक्स हैं, अपन इनको मैट्रिक्स को बना लेते हैं इस तरह से एक एक करके, 5 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और इनकी ऑर्डर भी दिया, आप क्या दी, इनकी कोटियाँ दी हैं यानी ऑर्डर दिए हैं, जैसे 2 × n, तो ये 2 × n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर एक मैट्रिक्स और है जिसकी ऑर्डर क्या है, देखो इसका हम नाम रखते जाते हैं, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये वाई मैट्रिक्स है, और इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 × k है। ठीक है, चलिए इसके बाद जेड मैट्रिक्स है, और जेड मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है यानी कोटि जो है वो क्या है, 2 × p है। और इसके अलावा क्या दिया आपको, डब्लू, तो डब्लू के अंदर क्या क्या मैट्रिक्स दिए, इसकी ऑर्डर क्या है देखिए। तो डब्लू की जो मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर जो दिया है इसका n × 3 दिया है, और फिर है जेड, सॉरी पी, फिर क्या है पी। तो पी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम इसकी ऑर्डर देखें यानी इसकी कोटि देखें तो क्या है, p × k है। ठीक है, तो ऐसी आपके पास 5 मैट्रिक्स हैं।
तो इनकी ऑर्डर आपको सामने दिखाई दे रही, क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा लिखा हुआ, ठीक है। अब हमें ये 8 और 9 नंबर क्वेश्चन इसी के अनुसार आंसर देना है, ठीक। तो आपसे ये कहना है कि पी वाई यानी पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स का इनटू करके प्लस करें डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स के साथ। तो आपको बताना है एन के पी में क्या रिलेशन या क्या संबंध होगा या क्या प्रतिबंध होगा, ठीक है ना। यानी इनमें से कौन सा आंसर इन कंडीशन फॉलो करेगा। तो देखिए अब 8 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन करते हैं, चलिए ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसका आंसर बताना है आपको। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप मैट्रिक्स में देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए मैट्रिक्स में कॉमन भी आ जाता है, यानी वाई मैट्रिक्स कॉमन आ जाएगी और ये पी प्लस डब्ल्यू आपके सामने दिखाई देगा आपको। अब आप क्या करिए भाई, इसमें आप सोचिए कि जब हम इनको ऐड करते हैं, अंदर समझिए आप ज़रा, कि पी मैट्रिक्स और डब्ल्यू मैट्रिक्स जब आप ऐड करेंगे, जैसे कि ये पी मैट्रिक्स कहाँ देखिए, ये पी है और ये डब्ल्यू है, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो भैया ध्यान रखो, जब जोड़ते हैं तो इसका मतलब इनकी ऑर्डर सेम होती है। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ती हैं जब उनकी कोटियाँ समान हो, क्या समान हो, कोटियाँ समान हो, ठीक है। आ रही समझ में, चलो आ रही होगी, देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, कोटियाँ समान होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम नॉर्मली यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम देखें दोनों की ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि भाई एन वाला जो है ना पी के बराबर होना चाहिए और 3 जो है आपके के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो इनको हम जोड़ पाएंगे, बीच में जोड़ का निशान बन रहा है, इसका मतलब ये कि जुड़ेंगी ये, और तभी जुड़ेंगी जब एन बराबर हो पी। तो देखिए एन बराबर पी कहाँ है, ये देखिए इसमें दिख रहा है एन बराबर पी है, और 3 की जगह यानी रो की नंबर रो के समान हो और कॉलम का नंबर कॉलम के समान हो, तो 3 आपके के बराबर हो जाएगा, 3 आपका के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला, कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। समझ में आया, बिल्कुल आ गया हो। चलिए देखते हैं, देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो सेम इसी प्रोसेस के अनुसार ये है, इसमें कह रहा है कि एन बराबर पी है, एन बराबर पी है, तो 7x माइनस 5z की वैल्यू बताओ। तो देखिए 7x, तो x का मतलब अपनी मैट्रिक्स है x, ठीक है, माइनस 5z, z का मतलब अपनी z मैट्रिक्स है, ठीक। और इनकी ऑर्डर भी लिख रही है यहाँ पे, तो x के अंदर क्या कोटी थी, 2 इंटू एन, और ये जो आपकी, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एक्स मैट्रिक्स है और ये आपकी जेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्डर क्या थी, जेड की ऑर्डर थी यहाँ पे 2 इंटू पी। तो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर एन बराबर पी है, इसमें देखिए दो मैट्रिक्स कब घटती हैं, जुड़ती हैं या घटती हैं कब, जब उनकी ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी कोटियाँ जब समान होती हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं समान होती हैं दोनों की, तभी आप इनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए एन बराबर देखिए पी दिया है, भाई ये तभी तो घटेंगी जब एन बराबर क्या हो, पी हो। पहले भी दे रखा है कि भाई कॉलम अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी इसके कॉलम जो भी है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एन बराबर क्या होना चाहिए, पी, सबसे पहली चीज़ तो ये दे रखा है। और अब यहाँ देखें, देखो ये आगे जो 2 है, मतलब रो की संख्या का 2 है, तो यहाँ भी रो की संख्या क्या है आपके सामने, 2 आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, जब इनको हम घटाएंगे, जब इसका आंसर आएगा तो उसमें क्या आंसर आने वाला है बताइए ज़रा। भाई जो भी आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, जो ऑर्डर इसकी दिखाई दे रही है आपको 2 इंटू एन, जैसी ऑर्डर यहाँ है, जैसे यहाँ 2 रो हैं तो इसमें भी 2 रो आएंगी, और एन बराबर पी है तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, पी भी आ सकता है या फिर एन भी आ सकता है, मतलब कि 2 इंटू एन। आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन। हमेशा पहली वाली जो मैट्रिक्स होती है उसकी ऑर्डर आ जाती है, ठीक है। वैसे तो इसकी ऑर्डर आ जाती है और वैसे भी एन बराबर पी दे रखा है, तो 2 इंटू एन इसका आंसर निकल के आएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर का क्या है। देखिए इसमें एक मैट्रिक्स दिया, आप भी दिया है, और ये इस तरह से मैट्रिक्स है। आपसे पूछ रहे हैं बताइए ये सममित है, विषम सममित है या अदिश है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सममित का मतलब आप जानती हैं भाई, सिमेट्रिक, ठीक है ना। इस सिमेट्रिक की बात हो रही है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ देखें तो ये अदिश, अदिश मतलब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो तीनों में से कौन सा हो सकता है वो हम समझेंगे। तो भाई देखिए हम जानते हैं सम्मित हो, विषम सम्मित हो या स्केलर हो, ठीक है। इन सब में पहले इन दोनों की बात करें हम, तो इसमें ए डैश करना होता है, क्या करना होता है, ए डैश। और जैसे आप ए डैश करेंगे इसका, तो देखिए ए एच जी, तो ये रो है तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम, ए एच जी इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद एच बी एफ, तो एच ये बी एस में जाएगा, यानी कॉलम बन जाएंगे। रो सभी क्या बना देंगे हम, कॉलम। तो जैसी रो को हम देखिए कॉलम में लिख रहे हैं, तो देखिए क्या पूरा सेम नहीं दिख रहा आपको, पूरा का पूरा ए बन गया, देखिए फिर से, मतलब ये आपका सम्मित है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्या हो गया, ये सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये इसका आंसर हो गया
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आंसर है। चलिए अब हम देखेंगे, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 11 में क्या है, यदि ए मैट्रिक्स दी है तो इसका परिवर्त यानी ए की पावर टी, पावर नहीं है ये, ए टी का मतलब है ए डैश, यानी इसका परिवर्त निकालिए, मतलब ट्रांसपोज करना है आपको। क्या करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या, रो को कॉलम बनाइए, तो बहुत आसान है, फटाफट मिला देंगे आप इसका आंसर। ये इसका आंसर हो गया। देखिए चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर का। तो 12 नंबर में क्या है, सबसे पहले वो आप समझिए जरा। तो देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि आव्यूह गुणन के लिए सत्य है, मतलब कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए कौन सा सत्य है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो मैट्रिक्स होती है उसमें हम जब प्रोडक्ट करते हैं आपस में, उनका इनटू करते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे सही है। ठीक है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ तीनों चारों कंडीशन में कौन सी सही है। सबसे पहली क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव, आशास्चर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव, बोथ या नन ऑफ दीज, है ना। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि भाई इनका मतलब क्या है। इनटू का मतलब होता है कि ए डॉट बी, यानी ए और बी का इनटू इक्वल होना चाहिए बी ए के। क्या ये होता है क्या आप यू के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। और एक होता है शास्त्र नियम, यानी कि आपका एसोसिएटिव, इसमें 3 मैट्रिक्स चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो क्या ये रूल फॉलो करता है क्या, या फिर दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई नहीं। तो भाई इसमें आप ध्यान रखिए कि इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो आंसर इसमें क्या बनेगा, इसमें ध्यान रखिए आप। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है शास्त्र नियम, ठीक है। गुणा के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स में शास्त्र नियम यानी एसोसिएटिव लॉ लगता है, यानी कि तीनों मैट्रिक्स को आप क्रम से बदल कर इधर उधर भी इंटू करें तो अभी सेम आंसर आता है, ठीक है। यानी पहले आप बी सी का गुणा करो फिर ए में कर दो, या पहले ए बी का कर लो फिर सी में कर दो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो इसमें शास्त्र नियम लग जाता है, यानी कि आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। इसका आंसर ये शास्त्र नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, ठीक है, इनटू के लिए। लेकिन अगर प्लस की बात का ध्यान रखना, प्लस, तो प्लस के लिए ए प्लस बी यानी कि जोड़ के लिए क्रम विनिमय भी लगता है, ठीक है। जोड़ के लिए क्रम विनिमय भी लग जाता है, और इसमें शास्त्र भी लगता है, दोनों लगते हैं, जोड़ के लिए दोनों लग जाते हैं, ठीक है। या मैंने 2 नंबर डाल दिए तो दोनों लगते हैं, यानी क्रम विनिमय भी और शास्त्र भी। प्लस के लिए दोनों, लेकिन इनटू के लिए केवल एक ही होता है, वो है शास्त्र नियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं भाई इसमें क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 13 नंबर तो आप खुद ही करेंगे, क्योंकि आसान है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते होंगे यहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक। और नहीं लग रहा है, करता नहीं कर पा रहे तो अब चलो देख लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 और 0 0, ठीक है। इनका इंटू करना है आपको, ए का इंटू बी के साथ, 5 0 माइनस 2 0, इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान रखिए, इसमें जितनी रो हैं उतनी रो में आंसर आएगा, और इसमें जितने कॉलम है उतने कॉलम में आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 का 5 में किया, 2 पंजे 10, प्लस लगाएंगे, फिर 5 से करेंगे इसमें तो माइनस के ये हो जाएंगे, माइनस के 5 दूनी 10, ठीक है। अब एक रो का एक कॉलम में हो गया। अब सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये भी 0 आएगा, प्लस ये अगला 0 आ जाएगा, ठीक, 0 0 में हो रहा है। अब फिर सेकंड रो से चल करेंगे, ठीक है, तो सेकंड रो में ही आंसर लिखेंगे। 0 का 5 में करो तो 0, प्लस फिर 0 का 2 में किया तो भी 0। अब 0 0 का फिर से 0 0 में करेंगे तो टोटल ओवरऑल सभी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा, ये भी देखो माइनस प्लस के कट जाएंगे तो 0 0 0 0, क्या आंसर आ गया, लो इसका 0 0, ठीक है। अब ये है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो ए और बी हैं ये सिमेट्रिक हैं, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए कुछ मिस्टेक हो जाए तो, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही क्या इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल ऑर्डर के हैं, ऑर्डर कैसी है इनकी, इक्वल, ठीक है, ऑर्डर इक्वल है और सिमेट्रिक है, कैसे हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक हैं ए और बी दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिमेट्रिक हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये सिमेट्रिक हैं तो ए डैश इक्वल टू ए दिया है, सममित है तो बी डैश इक्वल टू बी दिया, ये तो है। और अब आपसे पूछना, बताओ ए बी माइनस बी ए ये भी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सममित, सममित, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये स्क्यू है,
ये सीधा सिमेट्रिक है केवल, ये शून्य यानी ज़ीरो मैट्रिक्स की बात हो रही है इसमें, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बताना है, बताओ ये किस तरह का होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बी माइनस बी ए, तो इस पर कर दो पहले होल डेज, क्या कर दो, होल डेज। जब होल डेज करेंगे तो इसका होल डेज कैसे खोलते हैं भाई, आप जानते हैं ए बी का होल डेज माइनस, जब भी माइनस प्लस बीच में होता है तो अलग अलग डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग डेज कर दी, देखिए, ठीक। अब क्या करेंगे आप, अब ये इस पूरे होल्डेज से इनटू में अगर होल्डेज आए तो आप इसका होल्डेज कैसे खोलते हैं, पहले बी डेज लिखते हैं फिर ए डेज लिखते हैं माइनस, ऐसे यहाँ पे पहले इसका ए डेज आएगा बाद में बी डेज आएगा, ठीक। अब बी डेज ए डेज की वैल्यू हम जानते हैं पहले से ही अपने पास, एक का बी है एक का ए है, इसमें भी ए और ये बी। अब एक काम और कर सकते हैं, इसके माइनस को कॉमन ले लो, बिल्कुल जैसा ये दिखाई दे रहा है उसकी जैसा यहाँ बनाना है। तो माइनस जब बाहर ले लेंगे तो ये माइनस वाला नंबर आगे आ जाएगा यानी ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का नंबर पीछे आके माइनस का दिखाई देगा बी ए, ठीक है। तो अब आप जरा समझिए सेम नंबर बन गया नहीं बना, देखिए इस पूरे का होल डेस किया और बेशक वैसा आ गया लेकिन माइनस के साथ। तो जब ये माइनस के साथ आ जाता है डेस करके तो इसका मतलब हो जाता है ये जो कंडीशन है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब विषम सममिताभी बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, मतलब कि ये विषम सममित आव्यूह, इसका आंसर कौन सा हो गया, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल को, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये सभी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। और अपने साथियों को, अपने मिलने जुलने वाले बच्चों को भी आप इसको जरूर शेयर जरूर करो, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई एक ए मैट्रिक्स है ये पूरी, ठीक है, और ए प्लस ए डैश करके क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है, और मतलब आ रहा है आई। तो अल्फ़ा का मान क्या है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, इसमें जो अल्फ़ा दिया है ये बताना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, पहले इनको आपस में ऐड करना है। तो ज़रा सोचो ज़रा, ये कोस अल्फ़ा है, ये माइनस साइन अल्फ़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा है और फिर यहाँ इधर ये कोस अल्फ़ा है, ठीक। अब ध्यान समझना आप, इसके साथ आपको जोड़ना है, किसको जोड़ना है भाई, ए डैश को। ए डैश क्या होता है, इसी पूरे का परिवर्त कर दो, यानी कि इस पर डैश लगा दो, टी कर दो, कोस अल्फ़ा यानी रो को बना दो कॉलम। तो कोस अल्फ़ा इधर ये माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये वाली जो रो है सेकंड वाली ये कॉलम बन जाएगी, तो साइन अल्फ़ा और ये इधर ये कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए कोस अल्फ़ा के साथ कोस अल्फ़ा जोड़ेंगे तो टू कोस अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस प्लस के इसलिए जीरो हो जाएंगे, यहाँ भी साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दोनों जीरो हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़कर ये टू कोस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये बनी मैट्रिक्स, ठीक है, जोड़कर। अब सामने क्या चल रहा था, आई, सामने क्या दिया है, इसमें आई दिया है, ठीक है, क्योंकि ए प्लस ए डैश करते हैं तो आई आ रहा है, इन्होंने ये कहा है इसमें, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखिए। तो आई सामने, तो आई का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, आई का मतलब होता है 1001, क्या होता है 1001। तो देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर लग रहा है, तो यानी कि इस टू कोस अल्फ़ा के सामने हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई टू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, सॉरी अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/, हो जाएगा 2, और हम जानते हैं 1/2 कोस में कितनी वैल्यू होती है, बताइए जरा आप। कोस के अंदर, कोस के अंदर 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60, मतलब होता है यहाँ पे पाई/3, ठीक है, पाई/3 की वैल्यू। अब ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या बचेगी, पाई/3 बचेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, पाई/3, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो 16 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए, है ना। चलो देखो, तो इसमें क्या दिया है, आव्यूह ए एंड बी, यानी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि, मतलब इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर इनवर्सली मैट्रिक्स, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स ईच अदर, ठीक। तो यानी दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह होंगे यानी इनवर्स होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा और बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, कब, जब भैया ध्यान रखना आप, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो। ये बहुत काम का पॉइंट है, ध्यान रखिए आप, ठीक है।
कि कभी भी अगर ए बी बराबर आई आ जाता है, ठीक है, ए बी बराबर आई आ जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, है ना। इनवर्स मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। भाई सोचो जरा, दो के साथ दो इनवर्स हो मान लो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 लिखेंगे अपन इसको, 2 से 2 कट जाए तो क्या बचता है, 1 बचता है, और यहाँ पे मैट्रिक्स में अपना आई बच रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो और सामने आई आ रहा हो, तो समझ लो भैया ये हो गया आपका व्युत्क्रम यानी इनवर्स, ठीक है। ये क्या होगा, इनवर्स है, इसका मतलब ए बी एक दूसरे का इनवर्स इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है, ये मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आने वाला है। क्या लिखा है, 2 × 2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। इसका मतलब समझो आप, आपसे ये कह रहे हैं 2 × 2 ऑर्डर की आपको बनानी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2 × 2 ऑर्डर की क्या बनानी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे दो दो एलिमेंट हो, दो रो हो और दो ही कॉलम हो, और कितनी ऑर्डर की बनानी, 2 × 2 ऑर्डर की बनानी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 0 और 1 रखना है, बस क्या रखना है, 0 और 1। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो भैया ध्यान रखना इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। तो कितने मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, 2m n इसका फॉर्मूला है, क्या है, 2m n, ठीक है। m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो रख के देख लीजिए, देखिए चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो रख लेते हैं 2m × n, तो 2 ये 2 × 2 रो एंड कॉलम का इंटू कर दो, तो 2 की पावर 4 हो गई, मतलब 2 को 4 बार लेके गुणा करेंगे तो 16 आएगा, कितना आएगा 16, तो 16 आ जाएगा आंसर, क्या आएगा 16। बस तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, है ना, 2m n। अच्छा देखिए यहाँ भी यही फार्मूला क्या है, 0 और 1 रखने वाले कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, 3 × 3 ऑर्डर के। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 2 की पावर 3 × 3 कर देंगे, फार्मूला वही है, मतलब कि 2 की पावर 9 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 को कहते हैं 512, क्या कहते हैं 512, ठीक है। मतलब इसका आंसर 512 हो गया, ठीक। तो देखिए आंसर आसान है भाई, क्वेश्चन करना ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और दिया, ये करते हैं 19 नंबर का। तो 19 नंबर में क्या, देखिए जरा ये लिखा है 19 नंबर, तो इसमें कहा गया इन दोनों का इंटू करके देखो आंसर क्या आएगा। तो चलिए इंटू करना सिखा देते हैं एक बार, और जिसको नहीं आता है देख लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में इंटू करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो यहाँ कुछ नहीं है ये, अब इंटू कैसे करते हैं देखिए। तो रो का होता है कॉलम, है ना, ये रो है, यहाँ पे 3 रो है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का पहले 2 के साथ तो 2, फिर 1 का 1 के साथ तो 1, फिर 1 का -1 के साथ तो -1। ध्यान रखना ये रो है, और ये एक कॉलम, दो कॉलम, ये 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम है, 3 कॉलम में आंसर आएगा। अब सेकंड रो उठाते हैं, तो -1 का 2 में करेंगे तो ये -2, फिर -1 का 1 में करेंगे ये -1, -1 का फिर -1 में तो प्लस का 1। अब 2 से करेंगे, 2 दूनी हो जाएंगे 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये आंसर आएगा, तो ये आंसर इसका मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा, a की पावर 4 निकालना है भाई, a की पावर 4 किसके इक्वल है यहाँ पे। तो बहुत आसान इसको समझना, आप पहले ये सोचिए कि हम पहले ए स्क्वायर निकालना है, पहले तो क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो उसके लिए 1a01 का इंटू आपको फिर से ए में ही करना पड़ेगा, 1a01। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो देखिए रो का कॉलम के साथ इंटू होता है, 1 का 1 के साथ करेंगे 1, ठीक है, प्लस ए का 0 में करेंगे 0, फिर 1 का ए में करेंगे तो ए का 1 में करेंगे तो ए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सेकंड रो से चेक करते हैं हम इंटू, तो 0 का 1 में किया 0, प्लस 1 से 0 में किया तो 0, फिर 0 का ए में किया 0, और फिर 1 का 1 में किया 1। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है, देखिए जरा 1 2a, और यहाँ देखें तो ये 0 और ये 1, ठीक है, ये आंसर निकल के आया। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ समझिए कि ए स्क्वायर निकाला हमने, तो यहाँ ए स्क्वायर किया तो आंसर में क्या हो रहा है, 1 2a 0 1, यानी कि ये जो से जैसी कंडीशन है, देखिए जैसा हमें ए दिया हुआ है वैसा का वैसा आंसर आ रहा है, बस यहाँ पे 2a आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। अगर ऐसे हम a3 निकालते तो यहाँ 3a हो जाएगा, a4 निकालेंगे यहाँ 4a हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है 4 है, देखिए पूरे क्वेश्चन में 4a कहाँ, यहाँ है, देखिए ये है 4 है, ठीक है। बस ये आंसर हो गया, एक कंडीशन से आप समझ में आ जाता है कैसे करना है। इसको समझिए, a एक मैट्रिक्स दिए देखिए जिसमें 1 1 है। तो एक ध्यान रखिए बात आप, कि भाई जब भी आपको सारे एलिमेंट 1 1 दिखें और आपसे पूछा जाए a की पावर n, क्या पूछा जाए, a की पावर n, है ना, मतलब कुछ पावर पूछी जाए, तो आपको लिखना है 2 की पावर
एन माइनस वन और साथ में ए लगाना है, ठीक है, एन माइनस वन और साथ में क्या लगाना है, ए, ठीक। जब ऑर्डर कितनी हो, ऑर्डर इसकी 2 × 2 दी हो, ठीक है, तब आपको 2 की पावर 2n-1 करना है, 2 की पावर n-1, ठीक है। जब ऑर्डर 3 × 3 दी हो, ध्यान रखना, ऑर्डर क्या दी हो, 3 × 3, तो आपको क्या लिखना है, फिर 2 की पावर नहीं लिखना, फिर आपको लिखना 3 की पावर n-1 और साथ में ए, फिर आपको ऐसा लिखना है, पावर चाहे कुछ भी पूछी हो, ठीक। ऐसी देखिए यहाँ पे ए की पावर 100 है, मतलब कि 2 की घात 99 कर दो, 2 की घात 99 और ए आंसर आ जाएगा साथ में, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जब भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो 1 × 1 वाला, तो ए की पावर एन निकालना हो तो 2 की पावर n-1 कर दो और ए का इंटू कर दो, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब पहले हम देख लेते हैं, चलिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 22, ठीक है, कौन सा कर रहे हैं हम, 22 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखते जाएगा क्या आता है इसमें। तो 22 में क्या दिया है वो आप समझिए अब। तो इसमें कहा है आपसे कि ए मैट्रिक्स और ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, आई। इस पूरे को हम रफ कर देते हैं, ऊपर का देखिए जरा, देखो अब। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है ये, वो हम समझते हैं, चलिए, कि भाई यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। देखो, ए स्क्वायर करना है, यानी कि आपको इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर करना है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यानी इसी मैट्रिक्स का आपस में इंटू कर लो, एक के बाद एक दोनों लिखकर इंटू कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं, देखिए जरा। अच्छा, सामने उन्होंने ये कहा है कि स्क्वायर आई के इक्वल है, आई के इक्वल मतलब 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्सम अकाव्य, ठीक है, एक अकाव्य कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अब इनका इंटू करेंगे, अल्फ़ा का अल्फ़ा में किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का बीटा में नहीं होगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा में हो गया, बीटा का गामा में करना है, ठीक है। तो बीटा का गामा में करेंगे तो प्लस का बीटा और गामा आ जाएगा, ठीक। फिर एक रो का हो गया, एक कॉलम में हो गया, अब अल्फ़ा का बीटा में करेंगे, अब अल्फ़ा का बीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा का माइनस अल्फ़ा में करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब सेकंड रो से कर दीजिए, गामा का अल्फ़ा में करेंगे तो गामा अल्फ़ा, ठीक। इसके बाद फिर माइनस अल्फ़ा का गामा में करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा गामा। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो गामा का बीटा में किया तो गामा बीटा, और फिर माइनस अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा में किया तो प्लस का अल्फ़ा का स्क्वायर, और सामने क्या चल रहा है, 1001, ठीक है, ये चल ही रहा है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अब क्या होगा। देखो ये तो एक जैसे ये कट जाएंगे माइनस से प्लस वाले, क्या बचेंगे, केवल ये बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा या 0, और यहाँ बचेगा गामा बीटा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे भी 0, ठीक है, इक्वल टू 1001। ये तो चल रहा है। दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसमें तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करा तो हमने भाई ये आ गया क्या, देखिए यहाँ आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, इज इक्वल टू इसके सामने 1, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। अगला एक और है, उसमें आ जाएगा बीटा गामा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये भी इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें ये देखना है कि आंसर क्या होगा, ठीक, हमें निकालना क्या है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर अब क्या बनता है इसका, वो हम समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो इसमें देखिए अब ये ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा कोई आंसर दिख रहा हो आपको जो इसमें मिल रहा हो। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा सब कुछ आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं कट रही है, इसका मतलब ये सब जिंदा रहेंगे, ठीक है, मरेगा कोई नहीं तीनों में, दोनों में, ठीक है। इसलिए हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों ही इक्वेशन को आपस में जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो देखिए यार अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, प्लस बीटा गामा जुड़ जाएंगे तो 2 बीटा गामा हो जाएगा, इक्वल टू एक और एक जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब आप समझिए कौन सा आंसर हो सकता है, वही 1 प्लस का है अल्फ़ा स्क्वायर, देखिए ये दोनों माइनस के, ये हो जाएगा आंसर, ये है आंसर,
क्योंकि इसमें अल्फ़ा और बीटा गामा दोनों उस तरफ जाएंगे, माइनस क्यों जाएंगे, तो ये इसका आंसर मिलेगा। और आप है ना, इसको ध्यान से आप कर लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन अपने क्या है इसके बाद। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इससे पहले ये इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं पास में जो सोल्यूशन है इसको, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है, सॉरी 23 नंबर का है। तो इसमें क्या कहा गया है वो आप समझिए। इसमें कह रहे हैं आपसे भाई, यदि एक आव्यूह सममित भी है और विषम सममित भी दोनों ही है, यानी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, दोनों ही है वो। तो बताइए दोनों ही जब वो है, यानी कि ए डैश करके उसका जो है ए आ जाता है और उसी मैट्रिक्स का ए डैश करके माइनस ए भी आ जाता है, तो ऐसा वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ए डैश करके प्लस ए भी प्राप्त हो रहा है आपको और माइनस ए भी बन सकता है वही चीज़। तो वो तभी हो सकता है भाई जब वो एक क्या हो, शून्य आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना भाई, जीरो मैट्रिक्स होगा तो ही उसका हम क्या कर सकते हैं। देखिए आपके सामने अगर जीरो मैट्रिक्स ऐसा दिया हो तो आपका डैश करेंगे इसका, तो वो आपका प्लस ए भी देगा और उसी को हम माइनस ए भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो इस वजह से ऐसे मैट्रिक्स को हम दोनों ही मैट्रिक्स कह सकते हैं, किसको, शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, हम पहले इन क्वेश्चन को देखिए आप 24। तो चलिए 24 की बात हम करते हैं। तो 24 में क्या लिखा है देखिए, ए एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार का है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ये दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई का क्यूब करिए, ठीक है, प्लस इसके बाद हम इसमें देखते हैं, देखिए क्या, फिर ए का क्यूब आएगा प्लस 3a² भी होता है फिर, ठीक है। तो 3a² मतलब कि आई का स्क्वायर और फिर b मतलब a, फिर प्लस, या ऐसा कर लीजिए इसको लिख लीजिए 3ab 3ia और ब्रैकेट में i प्लस a, ठीक है, पीछे माइनस का 7 है। अब यहाँ आप देखिए आई स्क्वायर का मतलब ये कि भाई आई स्क्वायर का मतलब क्या है कि आई की पावर 3 का मतलब है आई का इंटू करेंगे आप तो आई ही मिलेगा। ध्यान रखिए आई को कितनी बार लिख के इंटू कर लें उसका हमेशा आई ही मिलता है। क्या मिलता है आपको, आई, ठीक है। क्यों मिलता है थोड़ा आप समझ लीजिए। वही 1001, ठीक है, 1001 का आपस में इंटू करेंगे आप, आई का इंटू करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 का 1 में करेंगे, 0 का 0, मतलब 1 ही मिलेगा आपको, तो ठीक है, मतलब आई मिलेगा। तो ये आई आएगा प्लस, इसको हम ए स्क्वायर और ए ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और ए, यहाँ पे आई के साथ ए का इंटू करेंगे तो फिर से ए बन जाएगा। तो ये 3a दिखाई देगा आपको, ब्रैकेट में ये आई प्लस ए है, तो ये आई प्लस ए लिख दिया, ठीक, -7a। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम थोड़ा और देखें इसको, तो ये आई है, ये ए स्क्वायर जगह पे वापस से ए आ जाएगा और फिर ए स्क्वायर जगह पे ए रखने से फिर ए और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, फिर से ए स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर जगह पे ए है अपना, तो ये ए लिखा है, ये आई लिखा है, प्लस ए प्लस 3a आई, इनका इंटू कर लें 3ai हो गया, और इसका ये इसके साथ करके हो जाएगा 3a², ठीक है, इंटू कर दिया 3a² माइनस पीछे 7 है। अब देखिए यहाँ पे ये चल ही रहा है, इसको देखें तो ये ai हो गया फिर से, ठीक है, मतलब ये 3a हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये आई प्लस ए चल ही रहा है, ठीक। इसको एक काम करते थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं हम, देखिए तो आई प्लस ए चल रहा है प्लस ये 3a हो जाएंगे, और यहाँ देखें तो ए स्क्वायर जगह फिर से देखिए ए लिख सकते हैं हम, तो ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3a, ठीक, माइनस का 7a चल रहा है। इनको देखिए जरा, ये 7a हो जाएंगे, 3 और एक ये 7, तो 7 से देखो ये 7 प्लस माइनस से माइनस वाले कट गए, तो क्या बचा आंसर में केवल आई, यानी इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर बचेगा आई, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या है, आई है। तो इस तरीके से देखिए इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो कुछ अलग हों, उन क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये हैं सभी रिक्त स्थान यानी खाली स्थान है, ऐसे आपके खाली स्थान भी आएंगे पेपर में, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट में क्या है, तो यदि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए आव्यूह है, इसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, ठीक है, यानी कि ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो, प्रत्येक अवयव शून्य मतलब सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो आप जानते हैं जीरो मैट्रिक्स, ये शून्य आव्यूह कहते हैं,
ठीक, तो शून्य आप भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ए डैश इक्वल टू अगर ए मिलता है तो आप जानते हैं इसको सममित आप भी या सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक या फिर सममित। ठीक है, सिमेट्रिक कहते हैं या फिर इसको सममित कहते हैं, आप लिख लेना। अगर ए डैश इक्वल टू माइनस से आ जाए तो ये भी आप जानते हैं ये तो विषम सममित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषम सममित। ठीक, तो ये भी आप जानते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए तो ये तो विषम सममित हो गया, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये छोटी मोटी बातें कुछ मैं लिख कर आपको नहीं दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ देखिए फोर्थ वाले में देखिए 4a निकालना है। 4a कैसे निकालते हैं भाई? इसमें 4 से गुणा कर दो, बाहर 4 लगाएंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा। तो क्या भरा जाएगा खाली स्थान में? इसमें 4 एकम 4, सभी में पूरे अवयव में गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे देखें तो आव्यूह ए ये दिया इसका योज्य प्रतिलोम, ये अच्छा पूछा। योज्य प्रतिलोम बताइए इसका। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया भाई यहाँ पे इसका कि भाई इसका योज्य प्रतिलोम मतलब है इसका आपको उल्टा बताना है, माइनस ए बताना है इसका। क्या बताना है? माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए का मतलब हो जाएगा प्लस ए का माइनस ए कर दो। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए बस हमें साइन बदलना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? इसका साइन बदल दो। यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस का कर दो। उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहें तो हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स आपको करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी योज्य प्रतिलोम है, इसका साइन बदल देते हैं। ठीक है, 6 वाले में देखिए जरा ए और बी दिया है, कह रहे हैं 2a प्लस 3 भी निकालिए। तो ये तो आप कर लेंगे, इसमें 2 से इंटू कर लो, इसमें 3 से इंटू कर लो सभी में, और फिर आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे। इसको देखिए 7 नंबर को ए और बी दिया है, यहाँ पे ए माइनस भी करना है, आपस में घटाना है। तो घटा तो देंगे, 1 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -2, 2 में से 2 चला जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, फिर 0 में से 4 जाएगा तो -4, 3 में से आपका 3 जाएगा 0, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 रह जाएगा। इस तरह से घट जाएंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इनको देख लेते हैं, छोटा सा काम है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया आपका क्या? 1 -2 3 और 4। ठीक है, एक और दिया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3 2 -1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। दोनों कैसे सॉल्व करते हैं? एक लाइन खींची, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के देखिए y प्लस माइनस के मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वेशन यानी दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो x और x मिलके क्या हो जाएगा? 2x, और इनको भी आपस में ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ रहे हैं हम। तो 1 के साथ 3 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 2 -2 के साथ 2 जुड़ेंगे 0, फिर 3 के साथ -1 जुड़ेगा तो 2, और 4 के साथ 0 जुड़ेगा तो 4। ठीक है, x निकालना है तो 2 इसके डिवाइड हो जाएगा, यानी सभी को डिवाइड कर देगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 0 1 2। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो x की वैल्यू देखो ये आ जाएगी, बस x की वैल्यू पूछिए आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये आंसर। यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई आप कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x निकालना है। क्या निकालना है? x। तो और सामने क्या है? जीरो मैट्रिक्स, इसको ये ओ बनाते हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। लाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, x और 1 का मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ पे 1 0 -2 और 0 के साथ। ठीक है, और सामने यहाँ पे क्या है? जीरो मैट्रिक्स, ये सामने क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अपन किस क्वेश्चन को कर रहे हैं? 9 नंबर को। ठीक है, ये सॉरी 10 नंबर का सॉल्व हो रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन हो रहा है? 10 नंबर का सॉल्व। ठीक, तो 10 नंबर में आप देखिए इंटू करेंगे रो का कॉलम के साथ, तो रो का कॉलम में कर देते हैं इंटू। एक्स का 1 में किया तो x, फिर 1 का -2 में किया तो माइनस का 2, फिर इसका सेकंड में करो 0 और 0, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 देखिए, अब ये जीरो मैट्रिक्स मतलब ओ था, ये इसको डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी देख के लिखता है कि कितना कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट हैं, 2 कंडीशन में आएगा। तो x -2 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 0। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 निकल के आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं, जरूर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब मैट्रिक्स का जो एसोसिएटिव लॉ होता है, कौन सा वाला? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एसोसिएटिव जो लॉ होता है
क्या वो प्लस के लिए काम करता है? बिल्कुल करता है। ध्यान रखिए, मैट्रिक्स में प्लस वाली कंडीशन में ये लो काम करता है। इस लो को जानते हैं आप कि ए और बी को आपस में जोड़कर फिर सी में जोड़ दो, या फिर ए और बी और सी में से बी सी को पहले जोड़ लो फिर ए में जोड़ दो, यानी कहीं भी आप क्रम बदल के जोड़ दीजिए, एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य नियम पालन करता है, ये सत्य है। ठीक है, चलिए अगला है, योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का सदैव पालन करती है। बिल्कुल। कम्यूटेटिव लॉ भी लगता है, प्लस के लिए दोनों नियम लग जाते हैं। ध्यान रखिए, प्लस कंडीशन के लिए ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय, और साहचर्य मतलब एसोसिएटिव, दोनों ही लॉ इसमें काम करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, अब आप भी सदैव वर्गाकार होते हैं। बताइए, क्या आप भी यानी मैट्रिक्स हमेशा वर्गाकार यानी स्क्वायर में होती है क्या? क्या आपकी जो मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर होती है कि नहीं? नहीं होती, ये आपका नहीं होगा, हमेशा ऐसी नहीं होती भाई। आप भी तो आयताकार भी होती है, ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी होती है। फोर्थ वाला देखिए, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय होता है। ये बिल्कुल राइट है। ये क्या है? राइट है। ठीक है, यानी कि इसका फर्स्ट वाला भी सही था, सेकंड भी सही है, लेकिन थर्ड वाला गलत था, रॉन्ग था, और इसका ये फोर्थ वाला भी सही है। क्यों? क्योंकि जितने भी अपने ये विकर्ण आव्यूह होते हैं, ठीक है, ये विकर्ण आव्यूह ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स, इनमें क्रम विनिमय नियम पालन करता है, यानी कि इनमें कम्यूटेटिव लग जाता है इनटू वालों में। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स इनटू में, यानी कि ए और बी इज इक्वल टू बी ए, इसमें आता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लो लगता है इनटू के लिए। ठीक है, कब? जब विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो, केस आउट डायगोनल हो। ठीक है, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे तब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे नॉट इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये सदैव बराबर नहीं होते, ये कब होते हैं? केवल जब विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स तभी ये बराबर होते हैं, नहीं तो फिर नॉट इक्वल रहते हैं हमेशा। ठीक है, गुणा के लिए, ठीक, इनटू के लिए। अब बताइए, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित के आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सत्य, बिल्कुल। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में, योग मतलब होता है सम, तो सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ए प्लस ए डैश यानी यहाँ 1/2 होता है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू हो जाता है ए, ये आपने पढ़ा है। ठीक है ना, ये कंडीशन अपनी इसी लाइन को बता रही है। 6 वाला देखें, तो एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है इसमें रो एंड कॉलम के नंबर क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, सही है ये भी। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर, एक विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्णों अवयव भिन्न हों एक अदिश आव्यूह होता है। देखिए यहाँ ऐसा कह रहा है, ये एक विकर्ण आव्यूह यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं? सभी अवयव अलग अलग हैं। भिन्न मतलब डिस्टिंक्ट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट तो अलग अलग पॉइंट है, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट क्या अलग अलग। तो ऐसे मैट्रिक्स को बताओ क्या अदिश कहते हैं क्या? अदिश मतलब स्केलर कहते हैं क्या? तो स्केलर मैट्रिक्स इसको हम नहीं कहते, ठीक, क्योंकि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो ये गलत है, 7 नंबर क्या रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें से रॉन्ग कौन कौन से हो गए अपने? एक तो थर्ड वाला था रॉन्ग, थर्ड वाला, और एक इसके बाद ये 7 नंबर का हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए 8 नंबर का, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो मैट्रिक्स दिए ए और बी, जब ए बी का इंटू करते हैं, ध्यान रखिए, ए बी का जब इंटू करेंगे तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी, कोटि क्या आएगी? तो आपको ध्यान रखना है भाई, अगर पहली मैट्रिक्स की ऑर्डर है एम इंटू एन और दूसरी मैट्रिक्स की ऑर्डर है एन इंटू पी, तो इन दोनों का जब इंटू करते हैं तो इंटू करने में हमेशा ध्यान रखिए इसकी रो आती है और इसकी कॉलम आती है। ठीक है, यानी एम इंटू पी इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? एम इंटू पी। तो सही है, एम इंटू पी बिल्कुल सही दिया है, 8 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं हम 9 नंबर, ए और बी की एक ही कोटि के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैं। कैसी हैं? इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए ये कंडीशन फॉलो करती है कि बिल्कुल करती है, राइट है ये भी। और 10 नंबर में देखें तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए है, तो मतलब ए एक सममित आव्यूह होता है क्या? बताइए, जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा है तो क्या ए आपका सिमेट्रिक है? तो ये नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है यानी विषम सममित होता है। ठीक है, तो देखिए आज हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें हमारे। जय हिंद।